सर मेरा बहुत छोटा सा सवाल है कि आपके पास ऐसी मतलब आपके पास ऐसी क्या ऊर्जा है और आपके पास कैसी मोटिवेशन है और ऐसा कैसा आपका फोकस है कि जब आप लगते हो तो इतना लंबा आप चलते हो? बेसिकली थिएटर का पैशन जो है ना, उसके आगे सारी चीज़ें फेल हैं। पैशन आपको किसी भी चीज़ का हो तो वो एक बार जुनून आ जाए तो आदमी उसको पूरा करता है। लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि अगर हम थिएटर करते हैं उसमें फैमिली का जो है वो सबसे बड़ा हाथ होता है जी। अगर फैमिली की सपोर्ट ना हो तो आप ना टीवी कर सकते हो ना फिल्में कर सकते हो। मेरी वाइफ बैठी हुई है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी फैमिली का कि उन्होंने इतने साल मेरे को सपोर्ट किया। मैं 14 साल का वनवास भी काट के आया, बॉम्बे भी रहा, फैमिली यहाँ थी, शी लुक्ड आफ्टर द चिल्ड्रंस। तो ये पैशन की बात होती है, बिना पैशन डेडिकेशन डिवोशन के आप किसी भी रास्ते के ऊपर चल नहीं सकते, चाहे फिल्म हो चाहे टीवी हो। लेकिन थिएटर जो है वो डेडिकेशन सबसे ज़्यादा मांगता है। मैं कई बार कहता हूँ कि आर्टिस्ट को ज़िंदा रहने के लिए थिएटर करना ज़रूरी है। जैसे रोटी ज़रूरी होती है जीने के लिए, वैसे आर्टिस्ट के लिए जीने के लिए थिएटर ज़रूरी है। फिल्में और टीवी तो स्वीट डिश है, आपने खानी है खाओ, नहीं खानी तो ना खाओ। उससे आपको प्रसिद्धि ज़रूर मिलती है, पैसा ज़रूर मिलता है, लेकिन जो एक सेटिस्फेक्शन है, जो एक पैशन है, वो थिएटर के अलावा कहीं नहीं मिलता। जब हमने थिएटर शुरू किया था तो थिएटर में ठहराव बहुत था, पैशन बहुत था, डेडिकेशन बहुत थी। मुझे आज भी याद है कि सुदेश को भी याद होगा कि जब किसी का भी प्ले होता था, बाकी थिएटर ग्रुप्स अपनी रिहर्सल कैंसिल करके उस दिन टैगोर थिएटर में पहुंचते थे सारे ग्रुप्स, और जिसका प्ले होता था उसको डायरेक्टर को पूछते थे कि तेरा कोई एक्टर तो नहीं भाग गया, मेकअप मैन की ज़रूरत तो नहीं है, सेट लगाने की ज़रूरत तो नहीं है। उसका सारा प्ले देखता था और बाद में उसकी कास्ट के साथ सारे बैठ के यहाँ चाय पीते थे। दैट थिंग इज़ मिसिंग टुडे। आपस में प्यार भाव कोऑर्डिनेशन नहीं है। एक प्ले कोई करता है तो मुझे नहीं लगता कि सारे थिएटर ग्रुप जो अपनी रिहर्सल कैंसिल करके उसका प्ले देखने आते होंगे, जबकि यूनिटी के लिए, स्पोर्ट के लिए बहुत ज़रूरी है कि जिस किसी का भी एक का प्ले है सारे थिएटर ग्रुप उसको सपोर्ट करें। और एक आज स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई है, ठहराव कम हो गया। एक एक एक्टर जो है 3-3, 4-4 थिएटर ग्रुप्स के साथ प्ले कर रहा है। आधा घंटा रिहर्सल यहाँ की, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जितने प्लेस में करता हूँ, तो आधा घंटा दूसरे के साथ की। उसमें यह है कि आप किसी भी प्ले के साथ न्याय नहीं कर पाते। उनकी प्रॉब्लम ठीक है कि तो 3-4 प्ले एकदम से कर रहे हैं, उनको मॉनेटरी गेन होता होगा, लेकिन जो पैशन डेडिकेशन एक प्ले के लिए है वो 4 प्ले में आपको कहाँ मिलेगी। तो मेजर तो मेरे को यही लगता है कि एक तो आपस में जो यूनिटी होती थी थिएटर ग्रुप्स की वो इस वक्त नहीं है, और दूसरा स्पीड बहुत आ गई है एक्टर्स में, टाइम की कमी है, भाग दौड़ बहुत ज़्यादा है, ठहराव नहीं है। वो बहुत ज़रूरी है थिएटर करने के लिए। आपको क्या लगता है सर, मतलब नए कलाकारों में तलाश किस चीज़ की है? वो ढूंढ क्या रहे हैं कि ठहराव नहीं है? वो ये चाहते हैं कि हमें बहुत जल्दी जो है प्रसिद्धि मिल जाए और बहुत जल्दी जो है मॉनेटरी गेन हो जाए। 4 प्ले करके हम बॉम्बे जो भाग जाएं और 1 हफ्ते में हम शाहरुख खान बन जाएं। बेसिक थॉट सबका ये है। अब मैं देखता हूँ कि 3-3, 4-4 प्ले करके हर कोई अपना नया ग्रुप फॉर्म कर लेता है। थिएटर के एक डायरेक्टर के लिए स्टेज सेटिंग भी जानना ज़रूरी है, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग भी जानना ज़रूरी है, लाइटिंग जानना भी ज़रूरी है, उसको म्यूज़िक की भी नॉलेज होनी चाहिए। अगर ये सारी नॉलेज नहीं है तो आप एक थिएटर के कंप्लीट डायरेक्टर कभी नहीं बन सकते। ये मेरे से आप लिखवा के ले लो। तो आज क्या है, 4 प्ले करके आप अगर एक डायरेक्टर बन जाते हो तो प्ले का स्टैंडर्ड भी वही रहेगा। इसीलिए थिएटर के में इतनी ऑडियंस नहीं आती है। मेरे हिसाब से आप अपने प्लेस का स्टैंडर्ड इतना ऊंचा लेके जाओ कि लोगों को टिकट खरीद के आपका प्ले देखना पड़े, तभी थिएटर सर्वाइव कर सकता है। गवर्नमेंट की डोनेशंस के ऊपर और इसके ऊपर कब तक थिएटर सर्वाइव करेगा मैं नहीं जानता। तो मैं जब डायरेक्टर टैगोर थिएटर था, मैंने यही इनिशिएटिव लिया था कि टिकट के ऊपर थिएटर होना चाहिए। तो उसके लिए आपके थिएटर का स्टैंडर्ड भी इतना होना चाहिए कि लोग टिकट खरीदें और उनके वो पैसे वसूल हो। तो इसके लिए थिएटर को जो है अपलिफ्ट करना ज़रूरी होगा, और वो तभी होगा कि जब डायरेक्टर है वो एक्सपीरियंस हैंड है, उसे थिएटर की हर विधा में महारत हासिल है या एक्सपीरियंस है, तभी वो। अब तो ग्रुप ही इतने बन गए हैं, 4 प्ले करने के बाद नया ग्रुप फॉर्म हो जाता है। तो आप अपने आप देखो थिएटर का स्टैंडर्ड कैसे ऊपर बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। जो अभी विनोद जी ये कह रहे थे कि ऑडियंस कम है, मुझे लगता है कि उसका कहीं ना कहीं एक मतलब कारण, शायद छुपा हुआ कारण शायद ये भी है कि जब नया एक डायरेक्टर आता है
मतलब ठीक है, वो उसकी एस्पिरेशन है कि उसको करना है, उसको वो आगे अगर बढ़ना चाहता है तो बढ़ना चाहिए। नहीं, हम किसी को रोकते नहीं हाँ, है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि हर विधा में पहले एक्सपीरियंस लो आप। जी सीनियर डायरेक्टर्स के साथ काम करो, उनका वे ऑफ वर्किंग देखो, कॉस्ट्यूम कैसे डिज़ाइन करते हैं, म्यूजिक की सेंस कैसे होनी चाहिए, मूवमेंट्स कैसे होनी चाहिए, बैक स्टेज कैसे है, लाइटिंग कैसे करनी चाहिए। जब आपको नॉलेज ही नहीं है तो आप किसी को क्या बताओगे, कैसे लाइटिंग कराओगे आप, कंप्लीट प्ले आप कैसे करोगे जब तक आपको हर डिपार्टमेंट की नॉलेज ही नहीं है। वो मैं कहता हूँ उसके लिए क्या है कि जितने भी सीनियर डायरेक्टर्स हैं उनके साथ काम करें, वो अपनी शर्म छोड़ के कि मैं किसी की डायरेक्टर के साथ क्यों काम करूं, 3 प्ले के बाद मैं खुद डायरेक्टर बन सकता हूं, ये नहीं है। आप 3-4 साल काम करो तो आपकी ग्रोथ होगी एज ए डायरेक्टर, एज ए एक्टर, उसके बाद आप शुरुआत करो ना, तो वो बेटर रहेगा। जब तक आप ट्रेनिंग ही नहीं है आपको प्रैक्टिकली, तो आप दूसरे एक्टर्स को क्या बताओगे। सिर्फ थिएटर के ऊपर डायलॉग बोलना इज नॉट अ प्ले। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली कंप्लीट प्ले होता है, उसका म्यूजिक कैसा है, उसकी मूवमेंट्स कैसी हैं, ड्रेसेस कैसी हैं, सेट कैसा है, लाइटिंग कैसे है, तब जाके उसका एक कंप्लीट प्ले बनता है मेरे साथ। ये सारा क्रेडिट नीलम मान सिंह जी को जाता है। उनके साथ काम करने के बाद मैं एज एन एक्टर मेरी इतनी ट्रांसफॉर्मेशन हुई मैं आपको बता नहीं सकता था, क्योंकि उससे पहले हम अम्बिचर प्ले करते थे, प्रोफेशनलिज्म था नहीं, है ना, जैसे डायरेक्टर ने बताया वैसे कर लिया। लेकिन उनके साथ रह के एज एन एक्टर जो मेरी ग्रोथ हुई है, मुझे नहीं लगता कि किसी के साथ भी हो सकती थी। उनके साथ हम करके पहली बार जब लंदन गए तो हमारे लिए बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस था। लेकिन ये सारा क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने अमेचर आर्टिस्ट जो एक्टर्स लेके चंडीगढ़ के उनको प्रोफेशनल एक्टर्स बना के प्रोफेशनल लेवल के ऊपर प्ले किया। बीवी कारन जी का म्यूज़िक था, हमारे लिए तो एक ख्वाब जैसा होता था उनके साथ काम करना। और मुझे आज भी याद है कि जब लंदन ट्राईसाइकिल में हम जाके प्ले करने गए तो प्ले के बाद वहाँ की जो ऑडियंस थी वो स्पेशल टिकट्स खरीदती थी टू इंटरेक्ट विद द एक्टर्स, कि एक्टरों के साथ बात करने के लिए वहाँ पे स्पेशल टिकट लगती थी कि प्ले ख़त्म होने के बाद आपने एक्टरों के साथ अगर इंटरेक्शन करना है, उनसे कुछ पूछना है, तो आप एक्स्ट्रा टिकट खरीदिए। तो एटलीस्ट 50% ऑडियंस जो होती थी वो प्ले के बाद रुक जाती थी, टिकट खरीदते थे, और हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि कैसे कैसे सवाल वो हमसे पूछते थे कि डायरेक्टर ने आपको ये मूवमेंट दी थी या आपने अपने हिसाब से की है, इस मूवमेंट का मकसद क्या है। तो मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि जब मैं डायरेक्टर टैगोर थिएटर था, मैंने भी एक बार पंगा ले लिया कि चलो ये सिस्टम शुरू करते हैं, पर वो एक प्ले में ही इतनी लड़ाई झगड़े हुए, उसके बाद मैंने कानों को हाथ लगा लिया, क्योंकि सब एक्टर्स ने अपनी खुद के निकालनी शुरू कर दी एक दूसरे के प्ले के बारे में, तो मैंने बंद कर दिया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक्टर को अगर पूरा अपने ग्रो करना है तो आपको डायरेक्टर जब अगर डिस्कशन करता है, आपको बताता है कि ये मूवमेंट इसलिए, तो आप में ये मादा होना चाहिए कि आप डायरेक्टर को भी क्वेश्चन करो कि आप ये मेरे को मूवमेंट क्यों दे रहे हो। अगर आपने कैरेक्टर अच्छी तरह समझा तभी आप उनको क्वेश्चन कर सकोगे। तो ये सारा क्रेडिट नीलम जी को जाता है कि एज एन एक्टर जो है उन्होंने अमेचर एक्टर्स को लेकर प्रोफेशनल थिएटर ग्रुप बनाया और इंटरनेशनल लेवल पे ग्रुप्स का नाम किया। और बीवी कारन जी का म्यूजिक था, वो हमारे लिए ख्वाब होते थे उनके साथ प्ले करना। क्रेडिट गोज टू हर। सबसे बड़ी बात है फॉरेन लैंग्वेज के प्ले लेके उनका पंजाबी में ट्रांसलेशन करना। स्वर्गीय पात्र साहब ने उनके गाने लिखने, बीवी कारन जी ने म्यूज़िक करना, उससे बड़ा तो आपको चांस ज़िंदगी में मिल ही नहीं सकता। इसलिए हम बड़े शुक्रगुजार हैं नीलम जी के कि हम जैसे एक्टरों को लेके उन्होंने इतना उनको सिखाया, इतना काबिल बनाया कि हम बाहर जाकर भी प्ले करके आ सके। उसका सीखने का जो अंदाज़ था वो अभी तक हम अपनी ज़िंदगी में लेते हैं कि प्ले को प्रोफेशनलिज्म कैसे करना है, कि हर डिपार्टमेंट में आपने कैसे मेहनत करनी है, म्यूज़िक में, डांस में, कॉस्ट्यूम में, ये उन्हीं से सीखा हुआ सारा कुछ है हमारे पास। कि जसपाल जी ने अननोन एक्टर्स जिनको सिर्फ चंडीगढ़ या पंजाब जानता था, वो एक्टर्स लेके नेशनल लेवल पे उनको जाके स्थापित किया। इससे ऊपर क्रेडिट किसी को जा ही नहीं सकता, क्योंकि वो भी चाहते तो दिल्ली से या बॉम्बे से प्रोफेशनल एक्टर लेके फ्लॉप शो, उल्टा पुल्टा या फुल टेंशन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने यहाँ के एक्टर्स लिए। बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन उस शख्स की जितनी तारीफ हम करें, मैं बॉम्बे में जाके किसी ऑफिस में जाता था, मेरे को कभी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी। वो पहचानने होकर आप तो भट्टी साहब के साथ आते थे यार, लो इनको बुलाओ, नहीं तो वहाँ पे लाइनें लगानी पड़ती हैं, सिक्योरिटी वाले को फ़ोटो दो, वो वही फ़ोटो पाड़ के फेंक देता है, कोई नहीं बुलाता आपको।
लेकिन हमारा ये क्रेडिट था, बहुत बड़ा था, कि जब बॉम्बे जाके किसी फिल्म वाले को या टीवी वाले के पास जाते थे, वो सिर्फ पहचान के कहता था, अरे ये तो भट्टी साहब के सीरियल वाले हैं, इनके ये टेस्ट क्या लेना, इनकी क्या बात करनी, इनको तो फटाफट काम दो। तो जितनी फिल्में जहाँ की हैं, मुझे याद है माचिस के लिए ओमपुरी जी मेरे को गुलजार साहब के पास लेके गए थे। तब मैं बॉम्बे में 2 दिन हुए थे मेरे जाते हुए, और उनकी माचिस की कास्टिंग चल रही थी। नीलम जी ने ओमपुरी जी को फ़ोन किया कि कुलदीप जो है बॉम्बे शिफ्ट कर गया है, इसकी ट्रांसफ़र हो गई है। तो ओम जी मेरे को गुलजार साहब के पास लेके गए कि ये बहुत अच्छा थिएटर का एक्टर है, मैंने इसका काम देखा है, तो इसको कहो। गुलजार जी कहते यार तू तो भट्टी साहब नाल आंदा, तू तो सिर्फ कॉमेडी करता है, मेरी तो फिल्म सीरियस है, तू कितना काम कर लेगा। मैं कहा सर मैंने 25 साल थिएटर भी किया है। कहते फिर ठीक है, पर मैं ये बात बता रहा हूँ कि उन्होंने भी मेरे को रिकॉग्नाइज भट्टी साहब के नाम से ही किया। ये कितना बड़ा क्रेडिट है कि इतना बड़ा लीजेंड जो है वो भी काम की कदर करता है। और उसी की वजह से जो है मैं 3 महीने के लिए मेरे ऑफिस ने मेरी ट्रांसफ़र की थी बॉम्बे। 14 साल मैं वहाँ लगा के आया। राम जी का बनवास और मेरा बनवास सेम ही रहा, लेकिन ये क्रेडिट सारा फ्लॉप शो उल्टा पुल्टा टीम को, भट्टी साहब को जाता है कि जिससे हमें पहचान मिली और बॉम्बे में इतना काम मिला। मैं आपको बताता हूँ कि आई एम एक्सीडेंटली अपॉइंटेड डायरेक्टर टैगोर थिएटर। मैं हैफर्ड से रिटायर हो गया था, घर पे बैठा हुआ था, और मैं प्लान कर रहा था दोबारा बॉम्बे जाने के लिए, क्योंकि बॉम्बे से ऑफ़र्स बहुत मिल रही थी, क्योंकि मैं इतना काम करके आया था। तो उस वक्त होम सेक्रेटरी होते थे राम निवास जी। उन्होंने तब के डायरेक्टर कल्चर अफेयर को मेरा नंबर दिया और कहा कि उसको फ़ोन करो कि हमने डायरेक्टर टैगोर थिएटर की ऐड निकाली है और आज 5 बजे तक उसका लास्ट टाइम है एप्लीकेशन के लिए, उसकी एप्लीकेशन लेके आओ। और मेरे को आज भी याद है उस वक्त मेरे को वायरल हुआ था और मैं घर में था। तो उनका मेरे को फ़ोन गया, बोलते जी कि रामनिवास जी कह रहे हैं कि आप अप्लाई करो। मैंने कहा जी मैं तो वापस बॉम्बे जाने के लिए प्लान कर रहा हूँ। कहते नहीं, उन्होंने कहा है कि आप 1 साल जो है टैगोर थिएटर को ज़रूर दे दो। तो मैंने उनसे एक ही क्वेश्चन किया कि अगर आपने मुझे क्लर्क या असिस्टेंट समझ के फाइलें पंजाबी के अंदर काचे च मार के मीटिंग के लिए 2-2 घंटे बाहर बिठाना है, तब मैं नहीं आऊँगा। डोंट ट्रीट मी एज ए क्लर्क और असिस्टेंट, ट्रीट मी एज ए आर्टिस्ट विद ग्रेस। तो उन्होंने रामनिवास जी को बोला कि यार वो तो ये पंगा डाल रहा है। तो मुझे आज भी याद है, हैट्स ऑफ टू रामनिवास जी। उन्होंने मेरे को खुद फ़ोन किया कि मेरे बाप तू आ जा, एक बार ज्वाइन कर ले, तेरे को कोई इंतज़ार नहीं कराएगा। तो उसके बाद 1 साल के लिए मैं लगा था और 7 साल लग गए, पता ही नहीं चला। और मिनी थिएटर जो है हमारा पुराना स्टोर होता था, इसमें फर्नीचर होता था। मैंने ऑडियंस के हिसाब से देखा कि इसको अगर मिनी थिएटर बनाते हैं तो जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं वो तो आप मैनेज कर लेते हैं, 15-15 हज़ार का किराया। छोटे ग्रुप्स के लिए बहुत मुश्किल था, ना रेसल हॉल थे। तो आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट वाले मान नहीं रहे थे कि यहाँ पे मिनी थिएटर बन रहा है। तो मैंने खुद ड्राइंग बना के उनको कन्विंस किया। एंड क्रेडिट गोज़ टू उस वक्त के होम सेक्रेटरी अनुराग अग्रवाल जी और जितेंद्र यादव डायरेक्टर कल्चर अफेयर। उन्होंने ब्लाइंडली मेरे पे फेथ करके मेरे को फुल सपोर्ट किया, इसीलिए जो है मैं इतना काम कर सका मिनी थिएटर। या जहाँ तक इनकम टैक्स की बात है, मेरे को एक बार किसी से पता लगा कि ऑल इंडिया में 10 के 11 टैगोर थिएटर हैं। ये टैगोर जी की याद में स्वर्गीय प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने एक स्कीम के अंडर बनाए थे। तो मैंने जम्मू में फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि हमें इनकम टैक्स से रिबेट मिलती है क्योंकि हम आर्टिस्टों को सस्ते रेट पे देते हैं। तो मैंने इनिशिएटिव लेके इनकम टैक्स के साथ जो केस टेकअप किया, इनकम टैक्स कमिश्नर को 2 शूटिंगें दिखाई, 2 बार उसको चीफ गेस्ट बनाया। अगली मीटिंग में हमें जो था इनकम टैक्स के ऊपर वेट मिल गया। इस वक्त टैगोर थिएटर को कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगता है। क्या बात, लेकिन उसकी एक शर्त है कि टैगोर थिएटर की जो भी इनकम है उसका 85% जो है ये आर्टिस्टों के वेलफेयर पे और फेस्टिवल्स के लिए खर्च करेगा। तभी हमने जो थे इतने फेस्टिवल, ट्राई सिटी थिएटर फेस्टिवल, चंडीगढ़ थिएटर फेस्टिवल, इसीलिए फेस्टिवल शुरू कराए ताकि टैगोर थिएटर जो है इसके ऊपर स्पेंड करे और कल्चर एक्टिविटीज़ जो है चंडीगढ़ में बढ़े। ये है उसके पीछे कहानी। और ये सारा कुछ जो है, जब अगर जो लोकल थिएटर फर्टिलिटी थी, जो लोकल थिएटर ग्रुप्स थे, उनकी बैकिंग के बिना, उनकी हेल्प के बिना और एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प के बिना संभव ही नहीं था।
मुझे उन सब से बड़ा योगदान मिला है। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द थिएटर ग्रुप्स ऑफ चंडीगढ़ जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, प्लस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने मेरे को सपोर्ट किया। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।